बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन है स्प्रिंग 23 का, और ये रेशोज़ का क्वेश्चन है कंबाइंड। इसको किया गया है हमारा IAS 8 के साथ, उसको लिंक उसके साथ किया गया है। You are working as finance manager of Hidayat Limited. A new CFO has joined HL and has recommended changes to accounting policy related to assets to improve HL's financial ratio. आप फाइनेंस मैनेजर हैं और आपके हेड के तौर पर एक CFO आया है। वो कहता है कि जनाब आपकी कंपनी जो डाउन जा रही है, आपको कुछ ना कुछ पॉलिसीज चेंज करने की ज़रूरत है ताकि ये क्या हो सके, रेशोज़ आपकी इम्प्रूव हो सकें। उसने पॉलिसी चेंज करने का कहा। कहता है कि दी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल ले जाएं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पर ले जाएं। तीसरा, वो उसने सजेशन दिया है कि कॉस्ट फार्मूला इन्वेंट्री फ्रॉम वेटेड एवरेज से क्या करें, आप FIFO मेथड पर शिफ्ट कर लें। और आपको कहते हैं कि आप एक चीज़ ज्यूम करके क्वेश्चन करें कि फेयर वैल्यू या कॉस्ट या प्राइसेस तमाम के तमाम एसेट्स की वो ओवर द टाइम इंक्रीज ही होंगी। डिक्रीज वाले कोई अजम्पशन नहीं लेने की कोशिश करनी। दूसरी अजम्पशन है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग होगी, एनुअल बेसिस पर होगी। तीसरी चीज़, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ किया जाएगा। और करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कहता है इफ़ेक्ट बताओ, इंक्रीज़ करूं, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ईच ऑफ द अबव चेंजेस ऑन द रेशोज़, ऊपर दी गई जो रेशोज़ हैं उनकी वजह से, नीचे दी गई जो रेशोज़ हैं उनकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा। चेंजेस ऊपर दी गई हैं, रेशोज़ नीचे दी गई हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और कहता है कि नीचे वाला ही फॉर्मेट यूज़ करना है। आपकी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी 3 किस्म की है। एक है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, एक है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रिवैल्यूएशन मॉडल पर शिफ्ट होना, और एक है इन्वेंट्री। 3 पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर यहाँ पर हमें कॉस्ट से फेयर वैल्यू पर जाना है, यहाँ पे हमें कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पर जाना है, और इन्वेंट्री में हमें एवरेज कॉस्ट से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर जाना है। और कौन कौन सी रेशो पे इम्पैक्ट होगा, नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशो, करंट रेशो। और मार्क्स हैं इसके 10। और जो लाइंस लिखी हैं वो आपने लिखनी है 1 2 3 4 5 5 5 10 और 5 15 15 लाइंस लिखनी हैं। जस्ट 15 का इफेक्ट बताना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इन 15 की इंफॉर्मेशन इंक्रीज डिक्रीज, और यही फॉर्मेट यूज़ करना है, फॉर्मेट चेंज नहीं करना। इसका मतलब है हर इफेक्ट आपने दिया तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। हर एक के ऊपर 10 तक़सीम 15, हर एक के ऊपर 0.67 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अच्छा, अब इस तरह की क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज को। बच्चों, करंट रेशो है जो कि करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी होती है। पहले समझना है इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगी। फ़र्ज़ करते हैं अज्यूमिंग 200 तक़सीम 100 एग्जिस्टिंग थी। इसमें अगर मेरी न्यूमरेटर बढ़ जाए, डिनोमिनेटर सेम हो, मेरी रेशो इंक्रीज़ कर जाएगी, 2.1 हो जाएगी 2 से। ऑन अदर हैंड मेरा न्यूमरेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर मेरा कम हो जाता है, तो भी मेरी रेशो बढ़ जाएगी। तो रूल क्या बना, न्यूमरेटर इंक्रीज़ हो जाए या डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाए या दोनों हो जाए तो आपकी रेशो इंक्रीज होती है। रेशो क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसी तरह से अगर सेम रेशो को लिया जाए, ये एग्जिस्टिंग है, अगर मेरा न्यूमरेटर कम हो जाता है मेरी रेशो कम हो जाएगी। और डिनोमिनेटर मेरा हाई हो जाता है तो भी रेशो कम हो जाएगी। मसलन ये एग्जिस्टिंग ही रहता है 200 और ये बढ़ जाता है तो मेरी रेशो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, डाउन हो जाएगी इस सूरत। तो ये हमारे रूल बन गए। अब जो सी रेशोज दी गई हैं उसका क्या लिखेंगे? आप फार्मूला लिखेंगे। जो सी पॉलिसी दी गई है उसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। उस जर्नल एंट्री की वजह से जो इम्पैक्ट रेशो के ऊपर आएगा वो एनालाइज करेंगे, वो इंक्रीज जा रहा है डिक्रीज जा रहा है, वो किस वजह से है। इन चारों में से जो वजह बनेगी उसकी आप इंक्रीज लिख देंगे या डिक्रीज लिख देंगे या नो इफेक्ट लिख देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं और इंक्रीज होने की बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ी है, कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पर आप गए तो वैल्यू बढ़ी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। अगले साल उसने कहा है कि इम्पैक्ट कहाँ पर जाएगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इम्पैक्ट जाएगा। पॉलिसी चेंज कर दी, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट जाएगा? ठीक, जो आने वाली हैं। तो हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, ट्रांसफ़र करके पास कर लें आप बेशक। ठीक, तो हमारी एंट्री ओवर द स्पैन इंक्रीज करने पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, जब रिवैल्यूएशन हो जाएगी तो रिवैल्यूएशन में भी पीपीई डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होगा और हर साल एक एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ये दूसरी एंट्री होगी। इन्वेंट्री फाइफो पे हो या एफको पे हो, फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि एवरेज कॉस्ट पर होगा तो मैंने अगर 10 की ओपनिंग थी, मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं 20 की, मज़ीद 10 ही खरीदी। मैं पहले भी 10 एग्जिस्ट करती थी 1 रुपये के हिसाब से, मज़ीद 10 खरीदी 20 रुपये के हिसाब से, तो मेरे पास क्वांटिटी हो गई 20। 10 जमा 10 20 हो गई। मेरा रेट 1.5 आ गया एवरेज के अंदर। ऑन अदर हैंड अगर मैं 5 रखूँ तो जो मेरी पुरानी चीज़ें पुराने रेट पे निकल जाएंगी और जो एंड पर बचेंगी वो 20 वाली बचेंगी और रेट क्या लगेगा? 20 रुपये। और मेरी फिर जो स्टॉक की एंट्री होती है, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, पहले 1.5 के हिसाब से रेट लग रहा था जितनी भी मेरी क्लोजिंग स्टॉक होता, अब वही रेट मेरा 2 रुपये के हिसाब से लगेगा जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो इसका मतलब है मेरा स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट पॉलिसी चेंज करने से मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम इसको जाके कर देते हैं अप्लाई। मेरी पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, मैंने 50 रुपये के हिसाब से कर ली। अब वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। पीपीई डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट एक एंट्री, हाँ मैंने डेप्रिसिएशन की तब तो भूल ही गया था। अज्यूम करते हैं रिमेनिंग लाइफ 5 साल रह गई है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपीई क्रेडिट, इस इम्पैक्ट का जस्ट देखना है, इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा। एक ये इम्पैक्ट बनेगा और एक बनेगा रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, 2 इम्पैक्ट बनेगा। और इन्वेंट्री का इम्पैक्ट स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट ये आएगा। हमने समझ लिया, मैं बस डेप्रिसिएशन के ऊपर बात करना भूल गया। अच्छा, अब अगली चीज़, आपसे अगर यही वाली चीज़ रीज़न ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देने की कोशिश करें तो भी आप ये वाले आंसर लिख सकते हैं। कल को क्वेश्चन आ जाए रीज़न ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ तो आप ये वाले आंसर आराम से दे सकते हैं। अच्छा, पहला
जो नेट प्रॉफिट टू सेल है, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स। पहले हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को सिर्फ देखते हैं। नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स नहीं बढ़ेगी। नेट प्रॉफिट क्या है? न्यूमरेटर बढ़ गया तो न्यूमरेटर के बढ़ने से मेरी रेशो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या कहानी? इंक्रीज। अच्छा, रिटर्न ऑन एसेट फार्मूला है PBIT ओवर टोटल एसेट। मेरे एसेट्स बढ़े हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डेबिट होने से, और मेरा नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। अब क्या सिचुएशन हुई? अब इसको अज्यूम कर लो, बेशक क्या कर लो, अज्यूम कर लो कि पहले जो थे आपके PBIT थी 500 और एसेट से 2000, क्या आपने अज्यूम किया? अब इसके अंदर 50 इसमें भी बढ़ गए, इसमें भी 50 बढ़ गए इस एंट्री की वजह से। तो क्या हो जाएगा? 550 डिवाइड बाय 2050। इम्पैक्ट जो आता है वो छोटी वाली साइड पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो लिहाजा ये भी इंक्रीज हो जाएगी। प्रॉफिट जो न्यूमरेटर है मोर इंक्रीज होगा देन एसेट। इंक्रीज उतना ही हो रहा है, लेकिन जब परसेंटेज में जाएगा ज़्यादा बनेगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड है डिनोमिनेटर, ठीक। तो इंक्रीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इक्वल अमाउंट अगर हो, it will increase the lower side which is profit, so return on asset increases। सेम चीज़ रिटर्न ऑन एसेट हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, दोनों की एक ही रीज़न है कि PBIT इंक्रीज़ होगा और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड आप ऐसे भी कह सकते हैं एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मोर और लेस तकरीबन, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड होता है लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी को बोलते हैं। तो इसको दूसरी साइड से देखें तो एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज भी अप्रॉक्सीमेटली सेम चीज़ ही बनेगी, अनलेस एंड अनटिल के नॉन करंट लायबिलिटीज बहुत सारी आ रही हों अदर दैन दैट, तो फिर मोर और लेस, अदरवाइज एग्जैक्टली। तो ये भी, इसकी भी रीज़न यही है, इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा होगा। डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो गया, एसेट बढ़ गया, और फेयर वैल्यू गेन के क्रेडिट होने से अल्टीमेटली इक्विटी के ऊपर इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग मेरी बढ़ जाएगी। प्रॉफिट बढ़ेगा, उसकी वजह से रिटेन अर्निंग बढ़ेगी, रिटेन अर्निंग बढ़ेगी तो क्या होगा? एक साइड पर ये बढ़ेगी डेट ओवर इक्विटी। हाँ, डेट चेंज नहीं हुआ, इक्विटी डिनोमिनेटर क्या हो रही है? इंक्रीज़ कर रही है, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो जाएगा तो रेशो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी हमारी। ये लें, डिनोमिनेटर इंक्रीज, रेशो डाउन। आप इस तरीके से लिख लें और फिर ये काम करें। नेक्स्ट है जी करंट रेशो। करंट रेशो, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज, तो ना करंट एसेट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है ना करंट लायबिलिटीज पर इम्पैक्ट आ रहा है, लिहाजा नो इफेक्ट। इन्वेंट्री, इसको देखते हैं। क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ, एग्जामिनर लिखा हुआ है कि अच्छा तरीक़ाकार से काम किया, थोड़ा थोड़ा सा अच्छे काम किए, लेकिन इन्वेंट्री की पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो वो पहले समझना था आसान वाली से, फिर आप इन्वेंट्री करेंगे, फिर प्रॉपर्टी प्लान को ऊपर कर सकते हैं। इन्वेंट्री में हमने एवरेज कॉस्ट से 5 के ऊपर गए हैं और हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई होगी, तो मेरी एंटी स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए है। स्टॉक एक करंट एसेट, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉस्ट ऑफ सेल्स के क्रेडिट होने से प्रॉफिट होगा, बढ़ेगा, क्योंकि खर्चा कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा? नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेल्स नहीं बढ़ी, नेट प्रॉफिट न्यूमरेटर वो बढ़ने से मेरी ये भी इंक्रीज होगी। रिटर्न ऑन एसेट, मेरा PBIT भी बढ़ेगा, टोटल एसेट्स भी बढ़ेंगे, सेम वैल्यू से बढ़ेंगे, और जब सेम वैल्यू से बढ़ते हैं तो लोअर साइड क्या होती है? वो आ जाती है। स्टॉक डेबिट, करंट एसेट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, क्रेडिट। अब यहाँ पर थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं।
increase in numerator and denominator by equal amount will increase the lower side, which is profit. So return on asset, sorry ये कॉपी पेस्ट हो गया लगता है, हाँ रिटर्न ऑन एसेट की बात हो रही है, रिटर्न ऑन एसेट इंक्रीज हो जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आल्सो इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों की एक ही रीजनिंग है, ये 2 नंबर हो या 9 नंबर हो, एक ही रीजनिंग है। अच्छा जी, डेट इक्विटी रेशो, ना तो डेट बढ़ेगा लेकिन इक्विटी बढ़ जाएगी, इक्विटी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से बढ़ जाएगी, इक्विटी बढ़ने से डिक्रीज आ जाएगी कहानी, क्योंकि इक्विटी डिनोमिनेटर है। करंट रेशो, करंट एसेट बढ़ जाएंगे, करंट लायबिलिटीज नहीं बढ़ेंगी, न्यूमरेटर बढ़ने से इंक्रीज आ जाएगी। सो सिंपल। नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब जो आपकी इस साल के अंदर पॉलिसी चेंज होगी तो उसकी वजह से पीपी डेबिट हो जाएगा, रिवेशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा। अब इम्पैक्ट ज़रा गौर से इसको देखना पड़ेगा हमें। नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्वेश्चन ये है। एक डेप्रीसिएशन ये आ रही है, एक रिवेशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग, तो डेप्रीसिएशन की वजह से प्रॉफिट मेरा कम होगा, नेट प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट न्यूमरेटर कम होने की वजह से क्या होगा, मेरी रेशो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि सेल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न पीबीआईटी में इम्पैक्ट जाएगा, डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और क्या होगा, प्रॉफिट मेरा डिक्रीज हो जाएगा डेप्रीसिएशन इंक्रीज होने की वजह से। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे इंक्रीज होंगे, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे इंक्रीज होंगे जी, रिटेन्ड अर्निंग के इंक्रीज होने से कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो जाएगा, रिवेशन सरप्लस के आने से कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो जाएंगे और अच्छे खासे इंक्रीज हो जाएंगे। तो मेरी रेशो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इम्पैक्ट बहुत हैवी है कैपिटल एम्प्लॉयड में। और एसेट्स हैं तो एसेट्स भी मेरे बहुत बढ़ रहे हैं, 50 माइनस 10 40 इधर बढ़ रहा है, 40 के एसेट्स बढ़ गए हैं मेरे टोटल। और रिटर्न है, एसेट्स बढ़ गए और डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रेशो ठक करके डाउन आ गई। अच्छा जी, डेट इक्विटी रेशो, इसमें डेट का तो कोई काम नहीं है, इक्विटी चेंज हो रही है, इक्विटी बढ़ रही है, तो इक्विटी बढ़ने से डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। करंट रेशो, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा यहाँ पर, ना ही करंट लायबिलिटीज पर आ रहा है, लिहाजा नो इम्पैक्ट।